हेलो। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जल्दी आइए लाइव और आज की क्लास से जुड़िए। आज का हमारा टॉपिक है, जैसा आपको दिख रहा है, वायुमंडल की संरचना। पिछले 2 दिन में हमने पढ़ा था वायुमंडल का संगठन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो वायुमंडल की संरचना पढ़ने वाले हैं। और आपको पता भी है कि वायुमंडल को किसके आधार पे भौतिक दृष्टि से कितनी परतों में बांटा जाता है? 5 परतों में बांटा जाता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले देख लो, वायुमंडल को भौतिक दृष्टि से भौतिक दृष्टि वो होती है जो महसूस होती है या दिखाई देती है। तो आपको पता रहना चाहिए कि वायुमंडल को भौतिक दृष्टि से 5 परतों में बांटा जाता है। 5 परतों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। और वो 5 परतें कौन सी हैं? उससे पहले एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भौतिक दृष्टि में किसके आधार पे वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया जाता है। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भौतिक वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आपको बताना रहता है कि भौतिक वर्गीकरण का आधार क्या होता है। तापमान का लंबवत वितरण, यानी कि ऊपर की ओर जाने पर जो तापमान घटेगा या बढ़ेगा उसके आधार पे आपके वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पे? तापमान के आधार पे। यह बात ध्यान रखें, भौतिक वर्गीकरण किसके आधार पे किया गया है? तापमान के आधार पे। ये हमारा धरातल, इससे ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की कौन कौन सी परतें पाई जाएंगी उसका अध्ययन हम अभी करेंगे। ये आपकी पृथ्वी पे 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। पृथ्वी इतनी ही बड़ी होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण दोनों के बीच में होती, तो हमने यही ले लिया। तो सबसे पहली जो आपकी परत होती है उस परत का नाम होता है अक्षोभ मंडल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी परत से आते हैं। अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। क्या नाम होता है अभी? ट्रोपोस्फियर। ये कहां कितनी होती है? इधर 8 किलोमीटर ऊंची होती है और इधर 18 किलोमीटर ऊंची होती है। तो आपसे बहुत क्वेश्चन बनेंगे अक्षोभ मंडल में, अभी एक एक डिस्कस करने वाला हूं मैं। साइंस या ज्योग्राफी की क्लास? ज्योग्राफी की क्लास है। क्लास तो ज्योग्राफी की है। ओके, अब देखो, ये आपकी 8 से 18 किलोमीटर तक का जो भाग है इसका नाम है अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इसके बाद आपकी दूसरी जो परत होती है उसका नाम होता है समताप मंडल। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। ये आपकी परत होती है 50 किलोमीटर तक। ओके, इसके बाद आपकी तीसरी परत होती है 80 किलोमीटर तक।
ये ऊपर से बराबर होती, केवल पहली परत जो होती है वो ध्रुवों पे कम ऊंची होती है और विषुवत रेखा पे ज्यादा। इसका नाम होता है मध्य मंडल। क्या नाम होता है? मध्य मंडल। ये 80 किलोमीटर तक होती है और इसके बाद 400 किलोमीटर तक आपकी एक परत होती है और उस परत का नाम होता है आयन मंडल। एक एक परत को दोबारा बताऊंगा, अभी केवल हम अक्षोभ मंडल पढ़ेंगे तो वो हमें क्लियरली दिख ही रही है। और इससे ऊपर वाली परत का नाम होता है बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर, आइनोस्फियर, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर, ये हमारी परत होती है। ओके, अब देखिए सबसे पहले अक्षोभ मंडल की बात हम आज करेंगे। ओके, साथ साथ लिखते चलिए, आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, आप नोट करते चलें। अक्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर, कोई जल्दबाजी नहीं है, जो बात आपको नहीं समझ में आए कमेंट करें, दोबारा बता दूंगा। ओके, अक्षोभ मंडल जो हमारी परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, सबसे महत्वपूर्ण परत है। जितना भी जीवन है वो सारा इसी परत में है, इससे ऊपर जीव जंतुओं का अभाव रहता है। वैसे वायुमंडल के ऊपरी भागों में भी जीवन की संभावनाएं हैं, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो अक्षोभ मंडल है। ओके, मौसम से संबंधित जितनी घटनाएं घटित होती हैं, बादल बनना, आंधी आना, चक्रवात आना, तूफान आना, सब कौन सी परत में होते हैं? अक्षोभ मंडल में। सभी मौसमी घटनाएं अक्षोभ मंडल में घटित होती हैं। ओके, और अब हम देखते हैं सबसे पहले तो इसी बात का आंसर ढूंढते हैं कि ये इधर कम ऊंची है और इधर ज्यादा ऊंची है, क्यों? तो आप सबसे पहले देखें, अक्षोभ मंडल इसको कहेंगे ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, इस शब्द का अर्थ क्या है? अक्षोभ मंडल का अर्थ है परिवर्तन मंडल। परिवर्तन मंडल, या तो परिवर्तन मंडल कह सकते हैं आप, या मिश्रण मंडल कह सकते हैं। इसी का एक नाम और भी होता है विक्षोभ मंडल। आपको पता होगा विक्षोभ का मतलब होता है वायुमंडल में होने वाली हलचल होती है। ओके, और इसको सैवैन मंडल भी कह देते हैं। सैवैन मंडल भी कह देते हैं। देखिए, अक्षोभ मंडल का वैसे तो निर्धारण इस बात से किया गया है कि इस परत में ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। और जैसे आप ये मानो कि यहाँ तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस और इधर आप मान लो कि भी 200 डिग्री सेल्सियस है, और इधर आप मान लो कि 200 डिग्री सेल्सियस माइनस में। तो जो आप, जैसे यहाँ धरातल पे 30-40 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो जैसे जैसे आप जाओगे इधर तापमान कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जैसे तापमान घटना बंद कर देगा, बड़े ध्यान से सुने, जैसे तापमान घटना बंद कर देगा आपकी अक्षोभ मंडल समाप्त। अरे तो ये बात तो मैंने अभी बताई है कि इन परतों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है? तापमान के आधार पे। ओके, तापमान के आधार पे। अब आप कहोगे सर तो फिर अभी तो आप कह रहे हो कि परिवर्तन मंडल या सैवैन मंडल है। देखो, जहां तक पवनें गर्म होके ऊपर उठती हैं वहां तक का भाग परिवर्तन मंडल कहलाता है। तो सर दोनों में से कौन सी बात सत्य है कि जहां तक पवनें ऊपर उठती है उसके आधार पे निर्धारित किया गया है या तापमान के आधार पे? दोनों बात सेम है। दोनों बात क्या है? सेम है। सेम कैसे है? जब कोई भी पवन नीचे से गर्म होके ऊपर जाएगी, जो ऊपर जाएगी उसके आयतन में वृद्धि होगी, वो फैलेगी, और फैलेगी तो ठंडी होगी। हवा ठंडी होगी तो तापमान कम होगा। जब हवा ऊपर उठना बंद कर देगी तो तापमान भी कम होना बंद कर देगा। दोनों एक ही चीज है। तो आप ध्यान रखें, इस अक्षोभ मंडल शब्द का मतलब है ट्रोपोस्फियर, परिवर्तन मंडल या सैवैन मंडल। और इसकी खास बात यह है
क्या खास बात है? इस परत का विस्तार, इस परत का विस्तार पवनों के ऊपर उठने के आधार पर निर्धारित होता है। जहां तक पवनें ऊपर उठेंगी वहां तक का भाग परिवर्तन मंडल या अक्षोभ मंडल कहलाएगा। अगली बात ध्यान से सुने, जहां तक पवन गर्म होकर ऊपर उठती है, गर्म होकर ऊपर उठती हैं, पवन गर्म होकर ऊपर उठती, उन पवनों का नाम होता है सैवहनीय पवन। शायद आपको पता होगा इस बात का, उसका नाम होता है सैवहनीय पवन। जहां तक पवन गर्म होकर ऊपर उठती हैं उस भाग को अक्षोभ मंडल कहते हैं, उस भाग को अक्षोभ मंडल कहते हैं। ओके, अब सुनिए, इस बात से आपको इसका आंसर भी मिल जाएगा। ध्रुवों पे पवनें ठंडी होती हैं तो वो ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर नहीं उठ पाती। जो पवन गर्म होगी वो हल्की होगी, और हल्की होगी तो ऊपर जाएगी। अब मान लो कोई भी ऊंचाई पे गई, वहां वायुमंडल में तापमान जो है उससे यदि इस हवा का तापमान ज्यादा है तो ये हल्की है, तो फिर और ऊपर उठेगी। और जब इस हवा का तापमान वहां जो वायुमंडल है उसके तापमान से कम हो जाएगा तो ये भारी हो जाएगी और ऊपर उठना बंद कर देगी। तो आप ध्यान रखना, यहां जो हवा होती है उसका तापमान ज्यादा उच्च नहीं होता। मान लो 10, 12, 15 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वो ज्यादा ऊंचाई तक नहीं ऊपर उठती है। और इसी कारण ध्रुवों पे अक्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है, और विषुवत रेखा पे पवनें जो होती हैं वो ज्यादा गर्म होती हैं, और ज्यादा गर्म होती हैं तो ज्यादा ऊंचाई तक उठती हैं। और इसीलिए आपको ध्यान रहना चाहिए कि विषुवत रेखा पे अक्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है। विषुवत रेखा पे अक्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या रहती है? अधिक रहती है। बात समझ में आ गई? पहली बात। ओके, अब हम इसकी ऊंचाई की बात कर लेते हैं। अगले पेज पे चले। देखो, अक्षोभ मंडल हम पढ़ रहे हैं तो एक बार हम केवल अक्षोभ मंडल का चित्र बना लेते हैं। ये हमारी परत है अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है। ठीक है जी। और इस परत की ऊंचाई ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पे 18 किलोमीटर है। अब मैं आपको लिखना शुरू करता हूं। वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है। बिल्कुल सही बात है। वायुमंडल के कुल भार का, वायुमंडल के कुल भार का 75% अक्षोभ मंडल में पाया जाता है। आप ये कह सकते हो कि टोटल वायु में जितना भार है उसका 75% अक्षोभ मंडल में है। बिल्कुल सही बात है। अक्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई जब ऐसी स्थिति होती है, 8 और 18 को जोड़ लो 26 हो गया, और 2 से भाग दे दो, कितना आ गया? 13 किलोमीटर। तो औसत ऊंचाई कितनी आएगी? 13 किलोमीटर। आपसे पूछ लिया जाए भूमध्य रेखा पर ऊंचाई
तो भूमध्य रेखा पे ऊंचाई 18 किलोमीटर। कितनी है अभी? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर। ओके, अब आपको अगली बात देखनी है। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर अक्षोभ मंडल का इंग्लिश नाम है। ट्रोपोस्फियर शब्द सर्वप्रथम टीजरेंस डी बोल्ट द्वारा दिया गया। किसने दिया? टीजरेंस डी बोल्ट ने। टीजरेंस डी बोल्ट ने दिया। छोटी छोटी बातें एग्जाम में आती हैं, एक एक बात। ओके, उसके बाद देखो, विषुवत रेखा पर अक्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है। ऊंचाई अधिक होती है क्योंकि विषुवत रेखा पर पवन ज्यादा गर्म होती है। ज्यादा गर्म होती है, जो ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठती है। मैंने ये बात आज आपको अभी बताई है। जहां तक पवनें ऊपर उठेंगी वहां तक का भाग अक्षोभ मंडल है, और जहां तक पवनें ऊपर उठेंगी वहीं तक तापमान घटेगा। जब पवन ऊपर उठना बंद कर देगी तो तापमान घटना भी बंद हो जाएगा। क्यों? फिर ऊपर वाली हवा ऊपर तो नीचे से तो आ ही नहीं रही, इसका मतलब वो तो ठंडी होगी नहीं, वो तो जहां है उतनी ही रहेगी। तो फिर उसका तापमान घटेगा कैसे? उसका तापमान घटना बंद हो जाएगा। क्या लिखना लिख दिया अभी? ध्रुवों पर 6 किलोमीटर ना। तो आप लोग जो भी बुक पढ़ रहे हो उसको चेंज कीजिए बेटा। केवल एनसीईआरटी आपको पढ़नी चाहिए। क्या पढ़नी चाहिए? एनसीईआरटी। और मैं जो भी आपको लिखा रहा हूं ये सब बातें ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेंगी, ये ध्यान रखें। ओके, हाँ, अगली बात पे चलें भी। इसके बाद कौन सी बात आती है? विषुवत रेखा पर अक्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक होती है क्योंकि विषुवत रेखा पर पवन गर्म होती है, जो ज्यादा ऊंचाई तक ऊपर उठती है। ध्रुवों पर वायु का तापमान कम होता है। अब ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए वो पवन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उठ पाती। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कथन कारण वाले क्वेश्चन में तो आप याद रखें, फर्स्ट ग्रेड में कथन और कारण वाले 10 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं और वो आपको डिस्टर्ब करते हैं। सेकेंड ग्रेड वगैरह में तो छोटे से क्वेश्चन में ही डिस्टर्ब हो जाता है बच्चा। अगली बात पे चलें। एक बात और इसके साथ जोड़ देता हूं, ग्रीष्म ऋतु में अक्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है तथा शीत ऋतु में घट जाती है। क्यों भाई? शीत ऋतु में तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो पवनें ज्यादा ऊंचाई में नहीं जाएंगी, और ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा होगा तो ज्यादा ऊंचाई तक जाएंगी। उसके बाद आपको एक बात का पता होना चाहिए, जो आपके चक्रवात आते हैं, चक्रवात कई बार पूछा जाता है, चक्रवात की चोटी की ऊंचाई कितनी होती है, चक्रवात में अधिकतम कितनी ऊंचाई तक पवनें ऊपर उठती हैं? तो आपको हमेशा उत्तर बताना है 13 किलोमीटर तक, क्योंकि औसत ऊंचाई 13 है और चक्रवात की चोटी 13 किलोमीटर तक जा सकती है। आंधी 13 किलोमीटर तक चलेगी, तूफान 13 किलोमीटर तक आएगा, झंझावत जिनमें पवनें सीधी ऊपर उठती है वो भी 13 किलोमीटर से ऊपर नहीं उठती है। ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए। ओके, बातें समझ में आई?
तो जहां तक पवनें ऊपर उठेगी, मान लो पवन किसी भी वजह से ऊपर उठ रही है, ये आपकी पवन ऊपर उठ रही, इधर से ठंडी पवन आ गई, इधर से गर्म आ गई और ये वातागर बन गया, ये पवन ऊपर उठेगी, तो इसकी भी अंतिम सीमा यही होती है। बादल बनने की भी अंतिम सीमा यही होती है। मतलब बादल बनना, चक्रवात आना, आंधी आना, तूफान आना, सब कुछ अक्षोभ मंडल तक होता है। इसीलिए इसके ऊपर आपकी एक 1.5 किलोमीटर मोटी परत पाई जाएगी संक्रमित, जिसमें समताप मंडल और अक्षोभ मंडल दोनों के गुण मिलेंगे, और उसका नाम होता है अक्षोभ सीमा। अक्षोभ सीमा, अक्षोभ सीमा को मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं, क्योंकि इससे आगे मौसम परिवर्तन नहीं होते, इससे आगे मौसम परिवर्तन नहीं होते। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगले पेज पे चलते, दोनों बातें अगले पेज पे लिख देंगे। हाँ, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं जैसे पवन का चलना, छोटी बात से लेके चलते, पवन का चलना, आंधी का आना, तूफान, झंझावत, चक्रवात, ये सभी प्रकार की पवन आ गई, तेज से तेज, सब प्रकार की सभी मौसमी घटनाएं, पवन का चलना, आंधी का आना, तूफान, झंझावत, चक्रवात, बादल बनना, बादल बनना, वर्षा का आना, वर्षा का आना, सभी मौसमी घटनाएं, सभी मौसमी घटनाएं अक्षोभ मंडल में घटित होती हैं, अक्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इससे ऊपर कोई मौसमी घटना घटित नहीं होती। मौसमी का मतलब होता है जो दैनिक घटनाएं रहती हैं आपकी, वो सब आ गई, ये सब इसी परत में घटित होती हैं। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत, सबसे महत्वपूर्ण परत जो जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रियाओं का मतलब है जीव जंतु वनस्पति सब, मतलब जीवन वाली जो जैविक क्रियाओं के लिए सबसे उपयोगी है, सबसे उपयोगी है। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस, सबसे महत्वपूर्ण परत है अक्षोभ मंडल, ओजोन परत, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो आपके दिमाग में तुरंत एक बात आती है, ओजोन परत सबसे इंपॉर्टेंट है। ओजोन केवल त्वचा कैंसर जैसे रोगों से बचाती है। जब अक्षोभ मंडल ही नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा, त्वचा कैंसर तो बाद की बात है। तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत जो वो अक्षोभ मंडल है, क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो हवा यही होती है, बादल यही बनते हैं, चक्रवात यही आते हैं, आंधी तूफान यही आती है, सारे का सारा सिस्टम यहाँ से चलता है। जब बारिश नहीं होगी, बादल नहीं बनेंगे, तो हमारे पास पानी नहीं होगा, सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है, किसके लिए? जैविक क्रियाओं के लिए। अगली बात, इस परत में ऊपर की ओर जाने पर, ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है, तापमान घटता है। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटेगा। बहुत आपके एक क्लियर बात दिमाग में रहनी चाहिए कि हमारा जो वायुमंडल है वो सूर्य से आने वाले प्रकाश से गर्म नहीं होता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश से गर्म नहीं होता, वो किससे गर्म होता है? पार्थिव तरंगों से।
और इसलिए नीचे तापमान ज्यादा होता है, ऊपर जाने पर तापमान कम होता है, अक्षोभ मंडल में विशेष करके। बाकी धीरे धीरे आपको चलता जाऊंगा, आगे बताता जाऊंगा। ओके, तो इस परत में ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे सामान्य ताप ह्रास, सामान्य ताप ह्रास कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स कहते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स कहते हैं। ओके, अब अगली बात पे चलें आप। इसके बाद इस तापमान के घटने की दर क्या है, रेट क्या है, सामान्य ताप ह्रास दर। ऊपर जाने पर जो तापमान घटेगा वो कैसे घटेगा, तो आपको याद रखना है 165 मीटर ऊपर जाने पर, आप जहां पे भी हो वहां से वायु से आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ओके, और आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। जो जो आप ऊपर जाते जाओगे उतना तापमान कम होता जाएगा। धरातल के निकट जो है वो हवा गर्म होती है, क्योंकि वायुमंडल पार्थिव विकिरणों से गर्म होता है, ये बात ध्यान रखें आप। ओके, सामान्य ताप ह्रास। अब कोई जरूरी थोड़ी हमेशा ऊपर जाने पर तापमान घटे ही, कोई हवा ऐसी भी मिल सकती है कि नीचे तो आपकी हवा हो ठंडी और ऊपर हवा चली जाए गरम गरम, ऐसा भी तो हो सकता है। तो नीचे तापमान क्या हो गया कम और ऊपर तापमान क्या हो गया ज्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी बात सुने, यदि ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ना शुरू कर दे, यदि ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ना शुरू कर दे तो उसे तापीय विलोमता, एक शब्द है तापीय विलोमता, एक तापीय उत्क्रमण है ना, तापीय उत्क्रमण कहते हैं, टेम्परेचर इनवर्जन कहते हैं। टेम्परेचर इनवर्जन मतलब उल्टा हो गया तापमान के साथ। ऊपर की ओर जाने पर यदि तापमान घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाए तो उसका नाम होगा तापीय विलोमता। क्या नाम होगा, तापीय विलोमता। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अक्षोभ मंडल को दो उप परतों में बांटा जाता है। कितनी उप परतों में बांटा जाता है, 2। किसके आधार पे उसको भी आप देख लेंगे। एक होती है घर्षण परत। घर्षण का मतलब होता है जहां रगड़न, घर्षण होता है, जहां हवा ऐसे रगड़ के चलती है, आवाज आके चलती है, वो वाली घर्षण परत होती है। ओके, एक घर्षण परत होती है, घर्षण मंडल, घर्षण परत कहां तक होती है, धरातल से 3 किलोमीटर तक। याद रखना, धरातल से 3 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हवा अपर्दन का कार्य करेगी, उससे ऊपर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उससे ऊपर हवा रगड़ेगी ही नहीं, घसेगी नहीं तो अपर्दन कैसे करेगी। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि धरातल से 3 किलोमीटर तक घर्षण होता है।
धरातल से 3 किलोमीटर तक घर्षण होता है, इससे ऊपर घर्षण नहीं होता। अगली बात है आपकी घर्षण मुक्त परत। घर्षण मुक्त परत, घर्षण मुक्त परत का क्या मतलब है? 3 किलोमीटर से ऊपर घर्षण नहीं होता है। अच्छा, घर्षण नहीं होता तो घर्षण मुक्त हो गया। यह परत द्वितीय परिसंचरण चक्रवात एवं परती चक्रवात एवं परती चक्रवात के लिए अनुकूल है। जहां घर्षण नहीं होता है वहां पे आपका द्वितीय परिसंचरण होता है, चक्रवात और प्रति चक्रवात ज्यादा बनते हैं। ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अब हम बात करेंगे अक्षोभ सीमा के। पीछे वाले में भी हमने यही बात कही थी, बार बार पीछे का पेज ने निकाल के हम यहां ऐसे बना लेते हैं। ये हमारी अक्षोभ मंडल है और ये आपकी अक्षोभ सीमा। ये 8 किलोमीटर और ये 18 किलोमीटर। आपको एक बात का तो ये पता होना चाहिए, यहाँ तापमान -80 डिग्री सेल्सियस होता है और यहाँ तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ मिलीबार होता है 250 मिलीबार वायुदाब होता है और यहाँ 100 मिलीबार वायुदाब होता है। क्यों? अब आपसे एक सवाल पूछ लीजिए, अक्षोभ सीमा में न्यूनतम तापमान पाया जाता है भूमध्य रेखा पर 30 डिग्री अक्षांश पर, 60 डिग्री अक्षांश पर और 90 डिग्री अक्षांश पर। या ऑप्शन ऐसे दे देते हैं, भूमध्य रेखा पे, कर्क रेखा पे, अंटार्कटिका वृत्त पे, ध्रुवों पे। तो बच्चा हमेशा एक बात सोच के रखता है कि न्यूनतम तापमान कहाँ होता है? ध्रुवों पे, और वो सीधा उत्तर कर देता है ध्रुवों पे। जबकि आप देखोगे तो यहाँ तापमान -45 है और यहाँ तापमान -80 है। और जब -80 और -45 को कंपेयर करें तो कम कौन है? -80 है। तो अक्षोभ सीमा में न्यूनतम तापमान विषुवत रेखा पे होता है। आप लोगों को लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन बेटा छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं उन पे आप काम करोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और आप केवल काम नहीं करके और कोई चीजों में खोए रहोगे तो फिर ये रिजल्ट नहीं बन पाएगा। आपको पता है क्या, एग्जाम में कोई पर्सन बाहर से नहीं आना, कोई विदेशों की किताबों से नहीं आना। हमारे देश में जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, साविंदर सिंह भौतिक भूगोल, DR खुल्लर भौतिक भूगोल, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आना। भौतिक भूगोल में साविंदर सिंह की किताब से बाहर से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता, UGC नेट में भी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम सवाल सही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों को बड़े डीपली अध्ययन नहीं कर पाते। चीज़ें यही हैं, बातें यही हैं, सिलेबस यही है, जो हमारी बुक में लिखा है वही पेपर में आना है, लेकिन हम उसको सीरियसली अध्ययन करें। और एक जैसे मैं आपको बता रहा हूं उन चीजों को आप ध्यान रखें, यही अनुभव काम आता है बस। ओके, तो घर्षण परत और घर्षण मुक्त परत 2 प्रकार की आपकी परतें हैं। और इसके बाद हमने अक्षोभ सीमा की बात शुरू की है। तो आप देखें अक्षोभ सीमा क्या होती है। अक्षोभ सीमा आपको पता रहना चाहिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोपोस या ट्रोपोपास। मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश में नहीं लिखेंगे इसको, फिर ट्रोपोपास, और एग्जाम में भी ट्रोपोपास आ जाता है कई बार। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रोपोपास शब्द किसने दिया था। तो ट्रोपोपोस शब्द सर्वप्रथम नेपियर शाह सेकंड ने दिया। नेपियर शाह सेकंड नाम का एक विद्वान था। सेकंड का मतलब होता है पिता पुत्र के आधार पे उनका नाम फर्स्ट और सेकंड हो जाता है। तो ट्रोपोपास शब्द नेपियर शाह सेकंड ने दिया। कहां है ये? यह
अक्षोभ मंडल के ऊपर, अक्षोभ मंडल के ऊपर 1.5 किलोमीटर मोटी संक्रमित परत है, संक्रमित परत है, 1.5 किलोमीटर मोटी संक्रमित परत है। बिल्कुल भी 1.5 किलोमीटर मोटी संक्रमित परत है, मतलब इसमें अक्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसको संक्रमित परत कहते हैं। ओके, अक्षोभ सीमा में मौसमी परिवर्तन बंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। अतः इसे, किसे? अक्षोभ सीमा को, अतः इसे मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं, छत, मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। अर्थात इससे ऊपर मतलब अक्षोभ सीमा से ऊपर, इससे ऊपर वायुमंडल स्थिर रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता अक्षोभ मंडल से, अक्षोभ सीमा से ऊपर, और इसी कारण इसे मौसम परिवर्तन की छत कहते हैं। एक बात मैंने आपको और बताई थी, जैसे मान लो ये 0 डिग्री तापमान है, ये -200 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और इधर मान लेते हैं 200 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो यहाँ धरातल पे मान लो 15 डिग्री से शुरू करें, लगातार तापमान कम होता जाता है, लेकिन यहाँ आते ही तापमान कम होना बंद कर देता है, तापमान घटना बंद कर देता है। तो तापमान घटना बंद करते ही अक्षोभ मंडल समाप्त। ओके, ये बात आपको पता रहनी चाहिए। अक्षोभ सीमा में तापमान घटना बंद कर देता है, तापमान घटना बंद कर देता है। बिल्कुल सही बात है। इसके बाद और तापमान नहीं घटेगा, जितना घटना था उतना घट गया। इसका कहने का मतलब यह है कि सामान्य ताप ह्रास बंद हो जाएगा, सामान्य ताप ह्रास बंद हो जाएगा, तापमान घटना बंद हो जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद आप देखेंगे अक्षोभ सीमा का तापमान कितना होता है। अक्षोभ सीमा का औसत तापमान, देखो एग्जामिनर होता है, हमें कोई भरोसा नहीं होता वो क्या पूछेगा, इसलिए हम सब प्रकार की बातें करते हैं। ये आपका वायुमंडल है, ये आपकी अक्षोभ मंडल परत है, और ये अक्षोभ सीमा है, या -45 है या -80 डिग्री सेल्सियस है, ये 8 किलोमीटर है, ये 18 किलोमीटर है, या वायुदाब माइनस नहीं होता भाई, वायुदाब माइनस नहीं होता, 100 मिलीबार है या 250 मिलीबार वायुदाब है। तो आपको पता रहना चाहिए कि छोटी छोटी बातें पूछ लेते हैं, वो आपको पता रहनी चाहिए। औसत तापमान -60 डिग्री, भूमध्य रेखा पर तापमान, भूमध्य रेखा पर तापमान कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पे तापमान होता है भी -80 डिग्री सेल्सियस, और वायुदाब होता है 100 मिलीबार। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वायुदाब भी घटता है, क्योंकि हवा नीचे रहेगी, 75% हवा नीचे रहेगी, तो वायुदाब कहां से आएगा ऊपर? तो ऊपर जाने पर तापमान और वायुदाब दोनों घट जाते हैं। और ध्रुवों पर तापमान कितना होता है? ध्रुवों पर तापमान -45 डिग्री सेल्सियस, और वायुदाब कितना होता है? 250 मिलीबार।
250 मिलीबार। ओके, ये आपकी एक वायुदाब की बात होगी। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको क्वेश्चन के आधार पे आप प्रैक्टिस देखिए। पहला क्वेश्चन कथन कारण वाला ही बता देता हूं आपको मैं। कथन आ गया। कथन ए, अक्षोभ सीमा में न्यूनतम तापमान भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। भूमध्य रेखा पर पाया जाता है। और फिर आपका आ गया रीजन, कारण। भूमध्य रेखा पर अक्षोभ सीमा की ऊंचाई अधिक होती है और ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। याद रखना, ऊपर की ओर जाओगे तो तापमान घटेगा। मान लो एग्जामिनर इससे आगे की बात ना भी दे तो भी उत्तर क्या आएगा? तो भी आंसर आएगा ए का मतलब कथन व कारण दोनों सही है। और तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका उत्तर आएगा। ओके, अगली बात पे चलें। एक और क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें इसमें, इसी बात में, इस तापमान घटने वाली बात पे एक क्वेश्चन देखो। आप निकाल के बताओ। क्वेश्चन है ये, एक वायुयान धरातल से 9 किलोमीटर की ऊंचाई में उड़ रहा है। वह जिस स्थान के ऊपर उड़ रहा है, वहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। तो बताइए, जहां वायुयान उड़ रहा है, वहां तापमान कितना है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप इस सारी लाइन को नहीं पढ़ने की बजाय ऐसे भी समझ सकते हो, ये एक धरातल है और ये कोई ए स्थान है, ए, और इस ए स्थान पे तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस, और इससे 9 किलोमीटर ऊपर यहां एक वायुयान उड़ रहा है। ये पूछ रहा है कि यहां जहां वायुयान उड़ रहा है, यहां तापमान कितना है? बता दो कितना है, आप बताओ, कमेंट करो। बताओ भी। अब आप कहोगे सर कैसे पता चलेगा? पता चला ही चला है अभी। जो आप ऊपर जाओगे, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 डिग्री कम हो जाएगा। यही तो बात है। आपको जाना है 9 किलोमीटर, 9 ऊपर चले जाओ, तो पहले 9 को 6 से गुणा कर लो, 9 6
54 हो गए, और आधे को 9 से करोगे गुणा तो 4.5 हो गए, तो ये कितने हो गए? 58.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। जितना भी यहां है उससे 58.5 डिग्री तापमान घट जाएगा यहां। तो एक काम कर लो ना, 58.5 में से इसको घटा दो, 58.5 डिग्री में से 40 डिग्री घटा दो, घटा दी साहब, ये आधी तो आधी आ जाएगी, और ये आ गया 8 और ये आ गया 18। सर ये क्या आया? ये 40 पहले यहां हो गया 0, और फिर ये चला गया माइनस में, यहां का टेम्परेचर होगा -18.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का तापमान कितना होगा? -18.5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड ग्रेड में, थर्ड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, यूजीसी नेट में, सब एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। आप देख लो, ये बात समझ में आ गई हो तो आगे बताओ मुझे। हाँ भाई बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई क्या? आ गई? चलो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक बार फिर बता दूं, कोई भी वायुयान हो जितना धरातल से ऊपर है, मान लो वो 12 किलोमीटर ऊपर है, उसको 6.5 से गुणा कर लो, क्योंकि 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर तापमान 6.5 घटेगा। तो आप देख लो, 6 दूनी 12, असलाई 1, 6 कम 6, 1 7 हो गया। अब सर ये आधा बच गया, आधा 12 किलोमीटर, आधा आधा होके 6 और हो गया, तो इसका मतलब 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये गुणा इसलिए ऐसे करता हूं कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो, मैं भी ज्योग्राफी का ही हूं, तो हमें मैथ कोई खतरनाक थोड़ी आएगी, हम तो सिस्टम सेट करेंगे। अब इसका मतलब है कि यहां तापमान 78 डिग्री सेल्सियस है। अब मान लो एग्जामिनर तो एग्जामिनर होता है, वो आपसे ये भी पूछ ले कि 12 किलोमीटर जहां वायुयान उड़ रहा है वहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस है, तो बताओ कि उस वायुयान के नीचे जो स्थान है ए, उस ए स्थान का तापमान कितना होगा? तो आप 78 में से 30 घटा देना, ये आपका आ जाएगा 48। यहां तापमान होगा 48 डिग्री सेल्सियस। गुरुजी अब की बार माइनस को नहीं आओगे ना, माइनस हमेशा हवाई जहाज जहां उड़ेगी वहां तापमान माइनस में होता है, धरातल पे प्लस में होता है, ध्यान रखें। बात क्वेश्चन हो गया। कोई भी क्वेश्चन आए, आपको तरीका समझ में आ गया तो आप आंसर कर सकते हो। ओके जी, अब हमारी दूसरी परत की ओर हम बढ़ेंगे। कथन कारण सत्य असत्य के क्वेश्चन खूब आते हैं, और ये पूछ लिया जाता है अक्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों पे कम तथा विषुवत रेखा पे अधिक होती है। सही बात है भी, अक्षोभ मंडल जो होती है उसकी मोटाई ध्रुवों पे कम और विषुवत रेखा पे अधिक होती है। ठीक बात है, तो कौन सी गलत बात है? और फिर आपके जैसे आ गई समताप मंडल। समताप मंडल जो होता है वो 50 किलोमीटर तक होता है। कहां तक होता है? 50 किलोमीटर तक। और आपसे पूछ ली जाती है समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पे अधिक होती है। सही बात है। अब देखो, आप इधर से ज्यादा होगी, अरे ऊपर से तो बराबर है। अक्षोभ मंडल इधर ऊंचा है, इधर नीचा है, तो इधर अपने आप मोटाई ज्यादा होगी। समताप मंडल की मोटाई कहां ज्यादा होगी? ध्रुवों पे। और अक्षोभ मंडल की मोटाई कहां ज्यादा होगी? विषुवत रेखा पे। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए कि इस परत में जो तापमान, टेम्परेचर 0 डिग्री से लगातार कम हो रहा था, वो यहां आके वापिस बढ़ना शुरू कर देता है और तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसका मतलब तापमान बढ़ा तो सही, या -80 डिग्री था या -45 डिग्री था, वो 0 डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ऊपर की ओर जाने पर तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ रहा है तो क्या है? बताओ क्या है? अरे तो उसे क्या कहते हैं? तापीय विलोमता।
इस परत की खास बात है कि इस परत में स्थायी परमानेंट टेम्परेचर इनवर्जन पाया जाता है। परमानेंट तापीय विलोमता पाई जाती है, स्थायी तापीय विलोमता पाई जाती है। हजारों परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा गया है। आप एक एक बात को ध्यान से सुनते चले। वायुदाब कितना होता है सर? यहां वायुदाब होता है भी 1 मिलीबार। 1 मिलीबार आप समझ जाओ, इसके ऊपर हवा बची नहीं है, हवा बची नहीं है। धरातल पे कितना होता है? धरातल पे होता है 1013.25 मिलीबार, और यहां कितना था? 100 मिलीबार, और यहां कितना था? 250 मिलीबार, और यहां जाके 1 मिलीबार रह जाता है, 1 मिलीबार। और टेम्परेचर रह जाता है 0 डिग्री, चाहे वो यहां हो चाहे वो यहां हो, क्योंकि ये ऊपर से बराबर होता है। और इस परत का नाम होता है समताप सीमा, जो 5 किलोमीटर मोटी होती है। ओके, इस परत में न बादल बनते हैं, न आंधी आती है, न चक्रवात आता है, न तूफान आता है, कुछ नहीं आता। तो सर एक बादल बनता है, और उस बादल का नाम होता है मुक्ताभ मेघ। क्या नाम होता है? मुक्ताभ मेघ। ये वर्षा नहीं करता है, जो पवने ऊपर जाती रहती हैं, संघनन के द्वारा गुप्त ऊष्मा मिलती जाती है और लगातार ऊपर उठती जाती है, तो उनसे क्या होता है? थोड़ा बहुत जो जलवाष्प बचता है वो ऊपरी भाग में चला जाता है। आपको पता ही है 95% जलवाष्प तो बहुत अक्षोमंडल से नीचे रह जाता है, तो फिर जलवाष्प तो वैसे ही नहीं रहता, बादल कहां से बनेंगे? लेकिन बहुत कम मात्रा में जो है संघनन लगातार होते रहने से हवा में थोड़ी बहुत नमी रह जाती है, वो जाके बादल बनाते हैं। उनका नाम होता है मदर्स ऑफ क्लाउड, बादलों की माता। और इस परत में न आंधी आती है, न चक्रवात आता है, न तूफान आता है, और जब कुछ नहीं आता तो हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे अनुकूल दशा होती है। और इसलिए इस परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। क्या उड़ाए जाते हैं? हवाई जहाज। इस परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपकी बात है कि इस परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। इन बातों को लिख दे। ओके, यही बातें लिखनी है। समताप मंडल 2 नंबर परत है ये, समताप मंडल। इसको कहते हैं स्ट्रेटोपास। ओके, नहीं भी पोस्ट तो अक्षोभ सीमा का नाम होता है, पोस्ट का मतलब तो सीमा होता है। स्ट्रेटोस्फियर, पोस्ट का मतलब होता है सीमा, स्ट्रेटोस्फियर। ओके, कहां से कहां तक होती है? अक्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर तक यह ध्रुवों पर मोटी व भूमध्य रेखा पर पतली होती है। पतली होती है यानी कि मोटाई जो है वो कम होती है। इसकी मोटाई इधर ज्यादा है, इधर कम है। भूमध्य रेखा पे पतली होती है, ध्रुवों पे मोटी होती है। अक्षोभ मंडल के उल्टी होगी बिल्कुल भी। समताप मंडल की खोज 1902 में किसने की थी? टीजरेंस डी बोल्ट ने। अक्षोभ मंडल की भी इसी ने की थी, टीजरेंस डी बोल्ट ने की। टीजरेंस डी बोल्ट ने की भाई। ओके, समताप मंडल नाम इसीलिए कि इस परत में तापमान समान रहता है, लेकिन रहता नहीं है। सैद्धांतिक रूप से इस परत में
तापमान समान रहता है, परंतु नाम के आधार पे तो ये परंतु वास्तव में समतापमंडल में ओजोन परत या गैस की उपस्थिति के कारण ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है। अतः इस परत में स्थायी तापीय विलोमता पाई जाती है। स्थायी तापीय विलोमता पाई जाती है। अब आपको दो बातें पता होनी चाहिए। कौन सी परत में स्थायी तापीय विलोमता पाई जाती है? अक्षोभमंडल में। क्यों पाई जाती है? तो मैंने लिखा ओजोन परत के कारण, क्योंकि ओजोन परत क्या करती है, आप लिख भी दो चाहिए, क्योंकि ओजोन सूर्य से आने वाली यूवी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। ये रीजन है, क्योंकि ये यूवी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है, और जब यूवी विकिरणों को अवशोषित करेगी तो फिर टेम्परेचर तो बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या मिलेगी? तापीय विलोमता मिलेगी। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई क्या? इस परत में स्थायी तापीय विलोमता पाई जाती है, क्योंकि ओजोन सूर्य से आने वाली यूवी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। अब हमें बात बतानी है, एक तो मुक्ताभ मेघ की, एक हवाई जहाज की, और एक ओजोन परत की। तीनों बातें और बता देता हूं। अगली बात, इस परत में सेकंड ग्रेड वगैरह में, थर्ड ग्रेड वगैरह में सबसे ज्यादा बार आता है हवाई जहाज। इस परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। अब ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया सवाल है, किस परत में हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं? समतापमंडल में। ओके भी, समतापमंडल में उड़ाए जाते हैं। अब कौन से बादल बनते हैं? इस परत में मुक्ताभ मेघ, जिसको कहते हैं मदर्स ऑफ क्लाउड। मुक्ताभ मेघ, मदर्स ऑफ क्लाउड। कई बार नेक्रियस बादल भी कह देते हैं, या नेक्रियस बादल बनते हैं। नेक्रियस बादल बनते हैं। इस परत में मुक्ताभ मेघ या नेक्रियस बादल बनते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात, चलो इस सारी बातों को एक साथ लिखें तो क्या लिखा जाए? स्थिर दशा। बिल्कुल सही बात है। कोई पवन नहीं चलती, कोई आंधी नहीं आती, कोई तूफान नहीं आता, कुछ नहीं आता, तो स्थिर दशा।
हवा में पानी का मतलब ही नहीं है। इस परत में जितना पानी होता है, जितनी नमी होती है, वो नीचे बरस चुकी होती है। तो शुष्क पवन, हवा चलेगी तो बहुत मंद चलेगी, मंद पवन संचार। पहली बात तो चलेगी ही नहीं, चलेगी तो बहुत, ये मैंने कहा ना स्थिर दशा, लेकिन ये वर्ड भी यूज करना पड़ जाए तो इतना सा बस, मंद पवन संचार। बादलों का अभाव, अभी तो आप कह रहे थे सर एक बादल बनता है, तो एक ही तो बनता है, वो भी कभी कभार बनते हैं, हमेशा थोड़ी बने रहते हैं। बादलों का अभाव, ओजोन का सांद्रण, ओजोन गैस भी पाई जाती है, ओजोन का सांद्रण, इस परत की प्रमुख विशेषता है। मैंने एक साथ सारी बात लिख दी, आपको पता चला हो तो ये इस परत की खास बात है। अब तापमान और वायु दाब की लिख देते हैं। समताप मंडल की ऊपरी सीमा में, ऊपरी सीमा पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तथा वायुदाब 1.0 मिलीबार पाया जाता है। बहुत काम की बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये आपकी, ओके। और समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर 5 किलोमीटर मोटी संक्रमित परत, संक्रमित का मतलब होता है कि क्या, समताप मंडल के गुण और मध्य मंडल दोनों के गुण मिलेंगे। समताप मंडल की ऊपरी सीमा पर 5 किलोमीटर मोटी संक्रमित परत पाई जाती है, जिसे समताप सीमा कहते हैं, जिसे समताप सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप सीमा कहते हैं। ठीक बात है अभी, ओके। अब वापिस देखूं, क्या देखोगे? जब तक तापमान घट रहा था, अक्षोभ मंडल घटना बंद, अक्षोभ मंडल समाप्त, समताप मंडल में तापमान बढ़ के 0 डिग्री आ गया। अब यहां तापमान बढ़ना बंद कर देगा और वापिस तापमान माइनस में चला जाएगा, वापिस तापमान कम होगा, किसमें? मध्य मंडल में। इसका मतलब समताप मंडल की ऊपरी सीमा किसके द्वारा निर्धारित हुई? जैसे तापमान ने घटना बढ़ना बंद किया, क्या आ गया? समताप मंडल समाप्त। तो ये बात याद रहनी चाहिए भी। समताप सीमा में तापमान घटना बंद कर देता है। सॉरी भाई, तापमान घटे, घट कहां रहा था? इस परत में तो बढ़ रहा था। तापमान बढ़ना बंद कर देता है, बंद कर देता है। तापमान बढ़ना बंद कर देता है, बिल्कुल, ओके। और बताओ, और हमारी ओजोन परत रह गई, तो आप वो भी लिख दो। इस परत के निचले भाग में
कल ये बात कल के वीडियो में आ चुकी है। समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। इस परत के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। कल पूरी डिटेल से इसकी पूरी बात बता दी। ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन कल मैंने सारी बात बता दी थी, 10 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। एक बार पर्यावरणीय समस्या जो टॉपिक पढ़ेंगे ओजोन अक्षरण, उसमें वापिस से आपको मैं ओजोन परत के बारे में बातें बताने वाला हूं। तो ये आपकी समतापमंडल परत थी और ये वायुमंडल की 2 परतें कंप्लीट हो गई। एक बार आप कमेंट करके बता दो इतनी बातें समझ में आ गई क्या? बताओ भी इतनी बातें समझ में आ गई क्या आपको? तीसरी परत शुरू करते हैं। फिर 2 परतें आपको समझ में आ गई होंगी। हमने सबसे पहले यहीं से शुरू किया था, अक्षोभ मंडल से, कि वायुमंडल को तापमान के आधार पे 5 परतों में बांटते हैं, अक्षोभ मंडल और समताप मंडल। 2 हमने क्लियर कर दी। हमारी तीसरी परत कौन सी है? मध्य मंडल। तो अभी हम चलेंगे मध्य मंडल के पास। कहाँ चलेंगे? मध्य मंडल के पास। ये आपकी परत समताप मंडल कंप्लीट होगी। तीसरी परत है मध्य मंडल। अब कोई खास बातें बची नहीं है, बहुत आसान आसान बातें हैं। मध्य मंडल, इसको कहते हैं मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, मध्य मंडल। आप देखिए मध्य मंडल कहां रहता है, कौन सी परत रहती है। ये पहली परत, बार बार चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती। अक्षोभ मंडल, ये आपकी समताप मंडल, ये आपकी मध्य मंडल। 50 किलोमीटर से शुरू होगी, 80 किलोमीटर तक जाएगी। आपको याद होगा ये तापमान 0 डिग्री है, यहाँ से चला था, माइनस चला गया था, यहाँ 0 पे आ गया था वापिस। अब वापिस तापमान घटेगा और तापमान -100 डिग्री सेल्सियस से -130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा और इसके बाद लगातार तापमान तेजी से बढ़ेगा और 5000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। इसका मतलब आप देखोगे इसमें क्या पाई जाती है? तापीय विलोमता। तापीय विलोमता, तापमान बढ़ रहा था, इन दोनों में भी क्या पाई जाएगी? तापीय विलोमता। तापीय विलोमता, ये 2 जिनमें ह्रास पाया जाता है, एक ये वाले में ह्रास और एक इस वाली परत में ह्रास। 2 परतों में टेम्परेचर जो है वो लैप्स रेट पाई जाती है, बाकी सब में टेम्परेचर इन्वर्जन। 3 में टेम्परेचर इन्वर्जन, एक वाली टेम्परेचर इन्वर्जन और 2 आयन मंडल और 3 बहिर्मंडल, ये इसमें पाया जाता है। और आप देखोगे तो अक्षोभ मंडल और मध्य मंडल 2 परत ऐसी हैं जिनमें ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। ओके, अब आपको एक बात और पता चल गई, यहां तापमान -80 तक ही था और यहां 0 था ही और यहां फिर -100 हो गया, फिर वापिस बढ़ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गई? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। भाई तापमान सबसे कम यही है तो वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। एक बात, एक आपके जो उल्का पिंड गिरते हैं वो इस परत में आने के बाद हमें जलते हुए दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? जलते हुए। इस परत में उल्का पिंड जो होते हैं वो जलते हुए दिखाई देते हैं।
क्या क्या दिखाई देते हैं? उल्का पिंड जलते हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम टूटता तारा कहते हैं। टूटता तारा, ये इसकी खास बात है। मध्यमंडल का विस्तार कहां से कहां है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक। आपके सामने 50 से 80 किलोमीटर तक। इस परत में ऊपर की ओर जाने पर तापमान, इस परत में ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटता है। अतः इस परत में भी सामान्य ताप ह्रास, सामान्य ताप ह्रास पाया जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट पाई जाती है। ऊपर की ओर जाने पर तापमान घटेगा। मध्यमंडल के ऊपरी भाग, मध्यमंडल के ऊपरी भाग, इसको आप क्या बोल सकते हो? मीसोपोस। पोस का मतलब होता है सीमा। स्ट्रेटोपोस, ट्रोपोपोस, मीजोपोस, सब जगह आप यही लगाओगे। पोस या पो, जय, जय भी लगा सकते हो, एक ही बात होती है। मीसोपोस या मीसोपोज में तापमान एक ही बात है भी। इसके ऊपर वाले ये आपकी क्या आ गई? मीसोपास आ गई। में तापमान कितना होता है? -100 से -100 डिग्री सेल्सियस से -133 डिग्री, 130 133 पाया जाता है। अतः यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। अतः यह वायुमंडल की सबसे क्या है? ठंडी परत है। इससे ठंडी परत कोई नहीं है। एक बात और, इस परत में उल्का पिंड, जिसको हम क्या कहते हैं? टूटता तारा। टूटता तारा, टूटता तारा इसी परत में दिखता है, इससे पहले नहीं दिखता। इस परत में उल्का पिंड जलते हुए दिखाई देते हैं। इस परत में उल्का पिंड जलते हुए दिखाई देते। एक इसमें बादल भी बनते, उनका नाम है नोक्टिल्यूसेंट बादल। नोक्टिल्यूसेंट बादल। इस परत में कौन से बादल बनते? नोक्टिल्यूसेंट बादल। नोक्टिल्यूसेंट, नोक्टिल्यूसेंट बादल बनते हैं, जिनका निर्माण उल्कापिंड की राख, उल्कापिंड की राख। कल मैंने आपको बताया था कि बादल का निर्माण राख धूलकण के बिना नहीं हो सकता। तो इतनी ऊपर राख आएगी कहां? लेकिन यहां उल्कापिंड जलने शुरू कर देते हैं, उनकी राख आ जाती है। उल्कापिंड की राख वह संवहनीय क्रिया से आई आर्द्रता से होता है। आर्द्रता से होता है। यहां आर्द्रता जो होती है वो बर्फ के रूप में होती है। तो याद रखना, ये बर्फ के कणों के से भी बने बादल होते हैं। ये बर्फ के कणों से बने हुए बादल भी होते हैं।
ये आपकी मध्य मंडल परत थी, आपको समझ में आई होगी मध्य मंडल। मैं एक बार पानी पी लेता हूं, तब तक आप बताओ बात समझ में आ गई हो तो। मध्य मंडल, इसके बाद हमारे पास परत बची है आयन मंडल और बहिर्मंडल। इतनी बातें समझ में आ गई? ओके, थैंक यू बेटा, अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है तो। अब हमारे पास अगली परत आ गई, इसको थोड़ा सा हम एक बार ठीक ठाक बना लेते हैं। वैसे हमें आयन मंडल ही बनाने की रिक्वायरमेंट है। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, अब इसकी कोई वैल्यू भी नहीं रहती, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपकी एक पहली परत थी अक्षोभ मंडल। ये आपको याद होगा 8 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, -80 डिग्री तापमान, -45 डिग्री सेल्सियस तापमान। इसका नाम था अक्षोभ सीमा। 50 किलोमीटर तक आपकी दूसरी परत थी समताप मंडल। इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी, एक तो हवाई जहाज उड़ाई जा रही थी, है ना, और एक आपकी पता है क्या पाई जा रही थी, ओजोन परत। ओजोन परत, इसमें आपके बादल थे, आपकी हवा जो जा रही थी वो ऊपर जा रही थी, बादल बन रहे थे, बारिश हो रही थी। ऊपर जाने पर टेम्परेचर जो था वो घट रहा था, इसमें ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इधर आके हमने देखा तो तापमान हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। फिर हमारे पास एक और लेयर आ गई 80 किलोमीटर तक, मध्य मंडल। इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि उल्का पिंड जो होते हैं वो जलते हुए हमें दिखना शुरू हो जाते हैं। उल्का पिंड जलते हुए दिखते हैं और इनकी राख से बादल भी बन जाते हैं। और यहाँ तापमान होता है -100 डिग्री से -133 डिग्री सेल्सियस, और ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। लेकिन ये अब सब बातें तो हमें करनी नहीं है, हमें तो करनी है ये वाली। ये 400 किलोमीटर तक आपकी एक परत पाई जाती है, और इस परत में आपके कण मिलते हैं, और इन कणों का नाम होता है आयन कण, विद्युत आवेशित कण। और इन कणों के नाम पे ही इस परत का नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। इस परत का नाम है आयन मंडल। ओके, ये आयन मंडल करती क्या है? जो हमारी पृथ्वी के ऊपर रेडियो के, मोबाइल के टावर लगे होते हैं, रेडियो मोबाइल के टावर लगे होते हैं, वो टावर जो तरंगे छोड़ते हैं, उन तरंगों को यही वो कण है जो वापिस धरातल पे भेजते हैं। आपने एक हलो बोली, वो हलो आपकी आयन मंडल के पास जाके वापिस आती है। यदि पृथ्वी पे आयन मंडल नहीं होता, ये विद्युत आवेशित कण नहीं होते, तो पृथ्वी पर वायरलेस कुछ भी नहीं होता। वायरलेस कुछ भी नहीं होता। हमारे सैटेलाइट वगैरह भी इन्हीं आयन कणों के सारे ही तो काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपका रेडियो, टीवी, मोबाइल सब तो पृथ्वी पर संचार संभव बनाने वाली परत कौन सी है? पृथ्वी पर संचार संभव बनाने वाली परत आयन मंडल है। कौन सी परत है? आयन मंडल है। इस परत में वापिस से 4 लेयर हैं, डी, ई, एफ और जी। इसका नाम है डी लेयर, इसका नाम है ई लेयर, इसका नाम है एफ लेयर, और इसका नाम है
जी लेयर। अब याद रखना डी जो है वो एफएम के प्रसारण के लिए उपयुक्त है। मतलब ये सबसे जो दीर्घ तरंग होंगी ना, दीर्घ तरंग क्या होती है? अब हमें नीचे वाली कोई काम नहीं लेनी, फिर भी आपको पता होना चाहिए दीर्घ तरंग जो होगी वो ऐसे होगी, देखो ऐसे ऐसे लंबी होगी, ऐसे दीर्घ तरंग ये वाली होती है। ये वाली जो तरंग है वो सबसे नीचे वाली लेयर से टकरा के ही वापिस आ जाएगी। एक होती है मीडियम वाली बीच वाली से टकरा के आएगी। एक और शॉर्ट होती है, और शॉर्ट, वो इससे टकरा के आएगी। तो आपको ध्यान रखना है एफएम का प्रसारण डी लेयर से होता है, एमडब्ल्यू का प्रसारण एमडब्ल्यू रेडियो में स्टेशन होता है, मीडियम वेव्स, मध्यम तरंग नाम का, तरंग का नाम भी इसी पे, रेडियो का चैनल का नाम भी इसी पे, मध्यम तरंग। और एफ लेयर से एस डब्ल्यू, आपने कभी रेडियो में अंटीना निकाल के चलाया हो, बीबीसी लंदन वगैरह, तो वो आपके एफ लेयर से संचालित होता है। और जी लेयर जो होती है वो रात्रि में भी रहती है और दिन में भी रहती है। ये तीनों लेयर केवल दिन में रहती है, रात्रि आते ही ये लुप्त हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो दीर्घ तरंग छोड़ेगा, दीर्घ तरंग, वो दीर्घ तरंग तो आपकी आएंगी डी लेयर से, और मध्यम तरंग आपकी आएंगी ई लेयर से, और लघु तरंग आपकी आएंगी एफ लेयर से। और रात्रि में ये सारे कण आपस में एक पास इकट्ठे हो जाते हैं, और तब ये तीनों लेयर खत्म हो जाती है, तब उसका नाम होता है जी लेयर। आपने गांव में किसी बूढ़े आदमी को ऐसे कहते हुए सुना है क्या? हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही, रात को फोन करना, अभी आवाज नहीं आ रही। क्योंकि उसको पता होता है, उसको भूगोल आती है, उसको पता है रात को सारी लेयर इकट्ठी होंगी, तब ये कण पास पास हो जाएंगे, और जब कण पास पास हो जाएंगी तो तरंगे जल्दी नीचे आएंगी, आसानी से आएंगी, और आवाज सही आएगी। पहले जो एंटीना से टीवी चलता था वो केवल रात में ही चलता था, दिन में चलता ही नहीं था, क्योंकि दिन में ये अणु दूर दूर हो जाते तो तरंगे आ नहीं पाती, उसके पास सफिशियंट तरंगे नहीं आ पाती। और रात में जब ये अणु सब पास हो जाते तो रात में चल जाता था। एंटीना वाले टीवी की बात कर रहा हूं मैं। ओके, अब आपको इतनी बातें नहीं समझ में आई तो बताओ भाई क्या बताना है, और अब फिर लिखना शुरू करता हूं मैं। बताओ, बातें समझ में आ गई हो तो लिखना शुरू करें। हमारी परत का नाम है आयन मंडल। क्या नाम है? आयन मंडल। अच्छा, हिंदी में भी लिखेंगे आइनोस्फियर। आयन मंडल, आइनोस्फियर, विस्तार कहां से कहां है? 80 से 400 किलोमीटर। 80 से 400 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। इस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। कण, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। यह पृथ्वी पर संचार के लिए, पृथ्वी पर संचार के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि यह पृथ्वी से छोड़ी गई तरंगों को
वापिस तरंगों को वापिस पृथ्वी पर भेजती है, जिससे रेडियो, टीवी व मोबाइल का प्रसारण संभव होता है। जो बातें बताई वही लिख रहा हूं, बस लिखनी इसलिए जरूरी होती है कि बहुत बच्चे सिर्फ पीडीएफ देखते हैं, लिखते नहीं है, तो हमें लिखनी पड़ती है। ओके, इस परत में ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ता है तथा ऊपरी सीमा पर 1100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अतः इस परत में भी क्या पाई जाएगी? तापीय विलोमता। तापीय विलोमता, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, तापीय विलोमता पाई जाती है। बिल्कुल तापीय विलोमता पाई जाती है इस परत में। ऊपर की ओर जाने पर मैं कह रहा था तापमान घटता है, फिर 0 हो जाता है, फिर घटता है, फिर तो लगातार बढ़ता है। तो दोनों में ही तापीय विलोमता पाई जाती है। अगली बात, इस परत को निम्न उप परतों में बांटा जाता है। नंबर 1, डी लेयर। याद रखना आप, ए बी सी और डी। तो आप देखो, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ए बी सी। तो डी से शुरू करना है, बी से नहीं शुरू करना। डी लेयर कहां से कहां होती है? ये 80 से 99 किलोमीटर तक। और मैंने कहा यह है दीर्घ तरंगों का, जो सबसे लंबी तरंग होती है उनका, दीर्घ तरंगों का परावर्तन करती है। और दीर्घ तरंग जो होती है उनसे क्या चलता है? उनसे आपका एफएम चलता है। तो इससे एफएम या स्थानीय प्रसारण संभव होता है। सही बात है भी, स्थानीय प्रसारण संभव होता है। 2 नंबर आपकी लेयर होती है ई लेयर। कहां से कहां होती है? ये 99 से 130 किलोमीटर तक होती है। इसमें दीर्घ तरंग है, इसमें मध्यम तरंग। यह मध्यम तरंगों का परावर्तन करती है। और मध्यम तरंगों को हम क्या कहते हैं? MW, मीडियम वेव्स। जिससे प्रादेशिक प्रसारण, जैसे हरियाणा का, राजस्थान का कोई रेडियो का चैनल है, वो इससे प्रादेशिक प्रसारण संभव होता है। याद रखना, इससे स्थानीय, लोकल, थोड़े इस तरह का, इससे कोई प्रदेश लेवल का है तो प्रादेशिक प्रसारण संभव होता है। और इसकी खोज केनली हेविसाइट ने की थी, इसलिए इस केनली हेविसाइट परत भी कहते हैं, परत भी कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, केनली हेविसाइट वाला भी। और इसके बाद आपकी तीसरी है एफ लेयर। एफ लेयर में एक बात तो ये याद रखें, ये क्या करती है? यह सबसे ऊपर है,
ये लघु तरंगों SW का परावर्तन करती है, जिससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भी लिखेंगे भाई, जिससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संभव होते हैं। ओके, जिससे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण संभव होते हैं और इससे अपलेटन परत भी कहते हैं। अब आपकी बच गई एक लेयर और बच गई, कौन सी? जी। तो चलो आगे ही कर लेते हैं। नोट डाल के एक बात आपको लिखनी है, DEF परत सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती हैं, सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाती हैं। ये सब कण जो थे, मैंने आपको बताया था कि ये जो कण थे ये सारे जब सूर्य रहता है तभी दूर दूर रहते हैं, और जैसे सूर्यास्त होता है सब पास पास आते हैं, DEF सब बंद हो जाती है। फिर आपकी एक ही लेयर मानी जाती है, कौन सी? जी। चौथी आपकी परत है G लेयर। यह भी एक बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। G लेयर यह सबसे ऊपरी परत है जिसका अस्तित्व दिन रात बना रहता है, दिन रात बना रहता है, क्योंकि ऊपर वाली जो है वो तो रात को लुप्त हो ही जाती है, यही रहती है जो रात को भी रहती है। बिल्कुल। एक आपको और भी पता होनी चाहिए, एक ध्रुवीय ज्योति होती है। ध्रुवीय ज्योति नाम सुना है क्या? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर रात को प्रकाश की आतिशबाजी दिखाई देती है, मतलब जैसे आपके पटाखे फूटते हैं ऐसे लाइट दिखाई देती है। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ध्रुवीय ज्योति वायुमंडल की किस परत में दिखाई देती है, या ध्रुवीय ज्योति की घटना वायुमंडल के किस परत में घटित होती है? तो आपको बताना होता है आयन मंडल में। किसमें घटित होती है? आयन मंडल में। और इसके दो नाम होते हैं, अरोरा ऑस्ट्रेलिस और अरोरा बोरियालिस। बोरियालिस एक वनस्पति का नाम है जो उत्तरी ध्रुव में ध्रुवों के पास पाई जाती, केवल उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उसका नाम, उसके नाम पे नाम दे दिया अरोरा बोरियालिस। और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस साउथ हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देने वाली प्रकाशीय घटना है। ओके, ये आपको पता ही है ध्रुवीय ज्योति। चलो ध्रुवीय ज्योति लिखते हैं, पहले क्या होती है? आयन मंडल में, काम की बात यही है, आयन मंडल में, आयन मंडल में विद्युत चुंबकीय आयनों के प्रभाव से, विद्युत चुंबकीय आयन का मतलब कण, विद्युत चुंबकीय कणों के प्रभाव से, रंग बिरंगे प्रकाश की घटना घटित होती है। रंग बिरंगे प्रकाश की घटना घटित होती है
जिसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं, जिसे ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। सही बात है भाई, ध्रुवीय ज्योति कहते हैं। पोलर लाइट्स, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? पोलर लाइट्स। बताओ तो इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? कोई बात ही नहीं है, बस काम की बात यही है कि ये किस परत में घटित होती है। तो ये किस परत में घटित होती है? आयन मंडल में। ये आपके लिए काम की बात है। इसको दो नाम दिए गए। एक नाम दिया गया अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस, और एक नाम दिया गया है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब आपको मैंने अभी बताया, बोरियालिस एक प्रकार की वनस्पति होती है जो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ओके, तो फिर क्या हो गई? ये तो हो गई उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में होने वाली बहुरंगीय प्रकाशीय घटना। भाई ये तो उत्तरी गोलार्ध में जो घटित होगी उसका नाम होगा अरोरा बोरियालिस। ओके, और अरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होगी? ये दक्षिणी गोलार्ध में होगी, दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में होगी। दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में होने वाली आतिशबाजी बहुरंग की प्रकाशीय घटना। ओके, याद रखें, यह आतिशबाजी मध्य रात्रि में होती है, मध्य रात्रि में होती है। ये जो घटना होती है ये आधी रात को होती है लगभग, और कौन से परत में होती है? आयन मंडल में। आपको दो बात याद रखनी, बोरियालिस, बोरियालिस उत्तरी गोलार्ध में पाई जाने वाली वनस्पति होती है, उसके नाम पे अरोरा बोरियालिस, और ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है ही, तो उसके आधार पे इसको नाम दे दिया क्या? अरोरा ऑस्ट्रेलिस या ऑस्ट्रियालिस। अब आप अगली बात पे चलेंगे। लास्ट हमारे पास एक परत और बच गई, और उससे पहले आप देखेंगे तो हमारे पास एक ही परत बाकी है, और वो कौन सी है? इस आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। कहां से आगे? 400 किलोमीटर से आगे, और इसमें ऊपर की ओर जाने पर तापमान लगातार बढ़ेगा, और ऊपरी भाग में तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। लेकिन इस तापमान का आभास नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऊपर वायुमंडल में एक हवा के कण और दूसरे कण के बीच में कई किलोमीटर की दूरी होती है। तो एक कण गर्म यहाँ है, एक 5 किलोमीटर दूर है, तो बताओ पता कैसे चलेगा? मतलब ही नहीं है, और इसलिए इसमें तापमान का आभास नहीं होता। तो हमारी वायुमंडल की लास्ट परत जो है वो बाकी है, बहिर्मंडल। उसके बाद हम रासायनिक वर्गीकरण भी पढ़ेंगे थोड़ा सा। पांचवी आपकी बहिर्मंडल, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर। एक बात तो याद रखनी है, कहां से होती है? 400 किलोमीटर से ऊपर, 400 किलोमीटर से ऊपर रहती है ये। ओके, और यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो है ही सबसे ऊपरी, सबसे ऊपरी परत है। सबसे नीचे वाली तो अक्षोभमंडल है ही। ओके, आपसे कोई पूछ ले कहां तक होती है सर, तो सामान्य वे में 1000 किलोमीटर तक होती है। 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊपरी बाह्य मंडल होता है। आजकल तो इसकी सीमा और ऊपर तक जाने लग गई, और इस परत में तापमान 5
5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, परंतु महसूस नहीं होता है, महसूस नहीं होता है, महसूस नहीं होता है। क्योंकि महसूस नहीं होता क्योंकि वायुमंडल अत्यंत विरल है, अत्यंत विरल। एक आवाक के कण और दूसरे आवाक के कण में कई किलोमीटर की दूरी होती है, और इतने किलोमीटर दूर होगा दूसरा कण, तो बताओ पता कैसे चलेगा? नहीं पता चलेगा। ये खास बात रहती है। ओके, ये आपका वायुमंडल अत्यंत, इसमें क्या होता है, विरल हो जाता है। हाँ, एक बात और लिख लो चाहे तो, यह पर बाह्य, नहीं सीधा ही लिख देते हैं, यह पर धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। मतलब आकाश समाप्त हो जाता है, वायुमंडल समाप्त हो जाता है, अंतरिक्ष में चली जाती है, अंतरिक्ष में मिल जाती है। हाँ, अब आपको एक बात और याद रहनी चाहिए, कई बार बहुत जगह एक परत का नाम और लिखा होता है, और वो क्या लिखा होता है बताओ? तापमंडल। तापमंडल, इसको थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, तापमंडल या थर्मोस्फियर की बात होती है। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए, आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों को तापमंडल या थर्मोस्फियर कहते हैं। क्यों कहते हैं तापमंडल या थर्मोस्फियर? अब एक बात और याद रखना कि थर्मोस्फियर किसे कहते हैं, अकेला शब्द आ जाए तो आयन मंडल को भी कहते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब एक ही है कि तापमान तेजी से बढ़ता है। तो आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों में तापमान तेजी से बढ़ता है, और इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनको तापमंडल या थर्मोस्फियर भी कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बात है। इतनी बातें समझ में आ गई तो आप मुझे एक बार बताएं, फिर मैं आपको अगली बात बताता हूं। चलो जल्दी बताओ। हाँ, चलो आ गई समझ में। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के रासायनिक वर्गीकरण की। 5 मिनट का और बाकी है। वायुमंडल का रासायनिक वर्गीकरण, आपको याद है पहले वाला वर्गीकरण जो हम पढ़ रहे थे वो भौतिक वर्गीकरण था। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक वर्गीकरण। तो एक तो आपको ये याद रखना है कि देखो, इसको तो हम सीधा लिखें तो सीधा ही लिखा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको भौतिक वाले के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपकी अक्षोभ मंडल थी, ये समताप मंडल थी, ये आपकी मध्य मंडल थी, ये आपकी आयन मंडल थी परत, और ये आपकी बहिर्मंडल परत थी भौतिक दृष्टि से। ये आपकी 80 किलोमीटर तक थी। अब आपको एक बात का पता होना चाहिए, 88 किलोमीटर तक,
88 किलोमीटर तक का जो भाग है, 88 किलोमीटर तक का जो भाग है, कहां तक का? 88 किलोमीटर, 90 किलोमीटर तक का जो भाग है, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल में, आप यहां से ले लो, 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 कहीं से भी कोई भी सैंपल ले लो वायु का, आपको हर जगह क्या मिलेगी? 78% लगभग की बात कर रहा हूं, 78% नाइट्रोजन, 21% आपको ऑक्सीजन मिलेगी और 1% अन्य गैस मिलेंगी। मतलब 88 किलोमीटर तक वायुमंडल में गैसों का अनुपात, गैसों का मिश्रण समान रहता है। गैसों का अनुपात या गैसों का मिश्रण समान रहता है। और इससे ऊपर चले जाओगे तो जहां आपको नाइट्रोजन मिलेगी वहां नाइट्रोजन ही मिलेगी, जहां ऑक्सीजन मिलेगी वहां ऑक्सीजन ही मिलेगी, जहां आपको हीलियम मिलेगी वहां हीलियम ही मिलेगी, और जहां आपको हाइड्रोजन मिलेगी वहां हाइड्रोजन ही मिलेगी। अलग अलग गैसों की परतें पाई जाएंगी। इसलिए इससे नीचे वाली परत का नाम होता है सममंडल, क्योंकि यहां गैसों का मिश्रण समान रहता है, क्योंकि यहां गैसों का मिश्रण समान रहता है। और ऊपर वाली परत का नाम होता है विषम मंडल, क्योंकि यहां गैसों का मिश्रण बदलता रहता है, गैसों का अनुपात बदलता रहता है। बस दो बातें हैं। मार्सेल निकोलेट, मार्सेल निकोलेट ने वायुमंडल को रासायनिक दृष्टि से दो परतों में बांटा, दो परतों में विभाजित किया। नंबर 1 सममंडल, सममंडल, इंग्लिश में इसको कहते हैं होमोस्फियर, होमोस्फियर। होमो शब्द जहां लग जाए मतलब समान, और दूसरी परत विषम मंडल। विषम मंडल क्या होती है? हेट्रोस्फियर, हेट्रोस्फियर, ये आपकी हेट्रोस्फियर है। तो ये दो परत थी। अब आप सममंडल को देख लो। मैं तो कहता हूं इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। सममंडल 0 से 88 या 90 किलोमीटर तक का वायुमंडल, ये दोनों डाटा आते हैं तो हमने दोनों ही लिख दिए, है ना। और इस मंडल में गैसों का अनुपात, गैसों का अनुपात समान रहता है। गैसों का अनुपात समान रहता है, यही मैंने आपको कहा कि कितने भी सैंपल ले लो सब में एक ही अनुपात मिलेगा, एक ही अनुपात में गैसें मिलेंगी। इस मंडल में 99%, कितनी? 99% नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस होती है। कहीं से भी आप सैंपल लोगे 99% आपको दो यही गैस मिलेंगी। 1% गैस CO2, ऑर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, आपकी नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन होती है।
अच्छा, 99% तो आपको यही दो गैस मिलेंगे, 1% बाकी मिलेंगे। अब आपको ये पता चल गया कितने किलोमीटर तक, 90 तक। 90 तक कौन कौन सी आएंगी? तो इस मंडल में अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल परत आती है। यही सवाल आपके सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट हर एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी परत सममंडल का भाग नहीं है। तो ये तीन कौन कौन से? अक्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थोड़ी सी आयन मंडल। लेकिन आयन मंडल 400 किलोमीटर तक है, तो 10 किलोमीटर से कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसलिए आयन मंडल को हम शामिल नहीं करते। ओके, ये आपकी बात होती है, ये आपकी सममंडल होती है। मुझे नहीं लगता कोई डाउट वाली बात है, लगता भी हो तो एक बार पीछे करके देख लेना, कोई ज्यादा मुश्किल बातें हैं नहीं। और अब आपकी आ गई लास्ट और आखिरी बात, विषम मंडल। विषम मंडल आपको मैंने बताया